क्या आपको भी मैथ पेडागोजी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से मैथ पेडागोजी को पढ़कर देख लिया है और मैथ पेडागोजी आपको कहीं समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लें। एक क्लास पढ़ने के बाद आप खुद ये कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। इस बात की पूरी गारंटी है कि जिस बच्चे को मैथ पेडागोजी से डर लगता है वो बस एक क्लास देख ले। एक क्लास देखने के बाद उसे विश्वास हो जाएगा कि मुझे अब कोई पास होने से नहीं रोक सकता है। पूरे कॉन्सेप्ट इस तरह से आपको समझाऊंगा क्योंकि मैथ पेडागोजी में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप क्वेश्चन को चुटकी बजा के कर दोगे और मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी आपसे करवाऊंगा। आप देखते ही ये कह दोगे कि सर ये तो सच में इतना आसान है। जी हां, इतना ही आसान बना दूंगा। बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। क्या कहता है टॉपिक? देखो, सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक होता है बंद अंत वाले प्रश्न। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि हमेशा हमें जो बच्चे से पूछने हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। क्यों पूछने हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, बंद अंत वाले प्रश्न कभी नहीं पूछने। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो होते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हम मुक्त अंत वाले प्रश्न ही बच्चे से क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाते हैं। बात को ध्यान से समझना, ये किसको बढ़ाते हैं? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों? आप कह दोगे सर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। और एक बात समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना। हमें बच्चे को चिंतनशील ही बनाना है। पूरा सीटेट का जो एग्जाम है वो एक ही बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को क्या बनाना है? चिंतन करने वाला बनाना है। तो ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चा चिंतन करके, चिंतन कर का मतलब होता है जहां पर बच्चा सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। जबकि बंद अंत के प्रश्न वो होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं। अब भाई एक बात बताओ, जिन प्रश्नों के उत्तर फिक्स होंगे, निश्चित होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? बंद अंत के प्रश्न हो जाएंगे। जब उनका अंत बंद का मतलब होता है कि उत्तर जब निश्चित हो गए तो बच्चा सोच विचार के, बच्चा चिंतन करके अपनी तरफ से उत्तर नहीं दे पाएगा। और जब नहीं दे पाएगा तो ऐसे प्रश्नों से क्या होता है? बच्चे के दिमाग का विकास नहीं होता है। इसीलिए हमें जो प्रश्न पूछने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चा चिंतन करके, तर्क करके अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। अब एक एक बात को समझेंगे, आगे चलता हूं, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल छाप दूंगा। बहुत अच्छे से समझना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर बच्चा आपसे वो ये कहता है कि 1/2 ऐसे क्वेश्चन आया बच्चे के सामने और 1/3, और बच्चे ने क्या लिख दिया? बच्चे ने लिख दिया 2 = 2/5 लिख दिया। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि बच्चे को मैथ नहीं आता। ये कभी नहीं कहना है कि बच्चा शरारती है, बच्चे को गणित नहीं आता है। आपको क्या कहना है? आपको हमेशा यह कहना है कि उसने जो उत्तर है वो विस्तारित कर दिया है। आपको कभी यह नहीं कहना कि बच्चा अयोग्य है। यह कभी नहीं कहना है कि बच्चा अयोग्य है या मैथ नहीं सीख सकता। ठीक है, नहीं सीख सकता, यह कभी नहीं कहना है। या ये कि बच्चा लापरवाह है, ठीक है, लापरवाह है, या बच्चा शरारती है,
ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। अगर बच्चा कोई भी उत्तर दे रहा है तो आप कह देना उसने उत्तर को क्या किया है, विस्तारित कर दिया है। आपको यह भी नहीं कहना है कि बच्चे को एलसीएम नहीं आता है, ऐसा भी नहीं कहना है कि बच्चे को एलसीएम नहीं आता है। कभी भी हमें बच्चे के गुण बताने, जैसे क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे आपके रिश्ते वाले आ जाए, ठीक है, आप चाहे शराब पीते हो, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप दिलबाग तंबाकू खाते हो, लेकिन रिश्ते वाले जब आएंगे आपके घर तो आपके पापा क्या कहेंगे, भाई हमारा लड़का जो है वो सबसे अच्छा है, देखो ये भैंसों का दूध निकाल लेता है, ये नौकरी भी करता है जी, सुबह भैंसों को नहला के भी जाता है, खाना भी बना लेता है। आपकी कमियों को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे, आपके गुणों को। उन रिश्ते वालों को ऐसे समझा देंगे कि दुनिया में सबसे अच्छा जो ना ये हमारा लड़का ही है, इससे अच्छा दुनिया में कोई लड़का नहीं है। ऐसे ही लड़के वाले जब लड़की वाले के घर जाएंगे तो लड़की वाले क्या कहेंगे, जी हमारी लड़की तो इतना काम करती है कि हिंदुस्तान में कोई भी नहीं करती होगी, इतनी सज्जन, इतनी सुशील, हमने तो कोई लड़की ही नहीं देखी। आप उनकी कमियों को कभी नहीं बताओगे कि ये पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, पूरे दिन सोती है, सो के 12 बजे उठती है, ऐसी बात बताओगे नहीं। तो हमेशा क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। ऐसे ही मैथ पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप जीवन में भूलना भी चाहोगे ना फिर भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दे देना, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, उसके दिमाग में फिक्स कर दूंगा। तो आपको भी कभी भी ये नहीं कहना है कि बच्चे के लिए मैथ नहीं बना, बच्चा शरारती है, बच्चा लापरवाह, ऐसे समझना ये बच्चा अपना ही है, अपना ही है। और अपने की गलती नहीं बताते, अच्छा ही बताते हैं कि अगर बच्चे ने ऐसे कर दिया तो उसने विस्तारित कर दिया। क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। क्या कर दिया, उत्तर को विस्तारित कर दिया। ऐसे समझना जो बच्चा क्वेश्चन को कर रहा है, मतलब जो क्वेश्चन में बच्चा है वो आपका अपना बच्चा है, और अपने बच्चे को कभी भी गलत नहीं बताते। ऐसे समझ लेना अब बच्चे के रिश्ते वाले आए हैं तो हम रिश्ते वालों के सामने उसकी अच्छाई बताएंगे, ना कि बुराई। तो ये नहीं कहना ये अयोग्य है, ये सीख नहीं सकता, ये लापरवाह है, ये शरारती है, इसको एलसीएम नहीं आता। क्या कहोगे, अरे विस्तारित कर दिया। तो आपके सामने क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को इस तरह से समझा दूंगा कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखते ही कर लोगे, इस बात की पूरी गारंटी है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, वॉइस तो पूरी आ रही है सभी को, ठीक है। एक बार क्लियर थम्स अप करके बता दे अगर वॉइस प्रॉपर आ रही हो, क्योंकि कुछ नकारात्मक तत्व ऐसे होते हैं जो वॉइस लिखते रहते हैं, हो सकता है किसी दिन उनकी सच में ही वॉइस चली जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं करते हैं। क्या कह रहा है, एक बच्चे ने प्रश्न को निम्न प्रकार से हल किया कि 1/2 प्लस 1/3 बराबर होता है 2/5। तो इस हल में सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता, बताओ भाई क्या निष्कर्ष निकालोगे। बच्चे को लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता, यह निकालोगे। बच्चा नहीं जानता कि भिन्न संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे ने प्राकृत संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित किया है। यह बच्चा को संख्या को जोड़ना नहीं आता। मैंने क्या कहा था कि अपना बच्चा है, कमी नहीं बतानी है कि जोड़ना नहीं आता, बिल्कुल गलत। लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता, बिल्कुल गलत। बच्चा नहीं जानता, अरे कमी नहीं बतानी। क्या कहना है कि बच्चे ने प्राकृत संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ की अवधारणा तक विस्तारित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेडागोजी सेम है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर बच्चे से यह लिखने को कहा जाए कि 505 लिखो,
तो बच्चा ऐसे लिख देता है कि 505। तो उसको ये नहीं कहना है कि बच्चे को संख्या की जानकारी नहीं है, बच्चे को लिखना नहीं आता, बच्चा लापरवाह है। उसकी सहायता की जरूरत है, उसे स्थानीय मान में सहायता की जरूरत है। जैसे आपने कहा बच्चे से कि बेटा 505 लिख, उसने 500 लिखा और 5 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि बच्चे को हमें क्या करना है, स्थानीय मान में मदद करनी है। क्या सिखानी है? स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का ज्ञान कराना है कि बेटा ऐसे उसकी सहायता करनी है, कमी नहीं बतानी, उसकी सहायता करनी है, कमी कभी बतानी ही नहीं है। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। चलता हूं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा, अब और तीसरा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जैसे भिन्न होती है, भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। तो जैसे मैंने कोई भिन्न लिख दी 3/5, इसका मतलब क्या है कि 3/5 का मतलब है 3 में 5 का भाग। तो भिन्न करने के लिए भिन्न में किसका यूज होता है? भाग का यूज होता है। भाग को ही क्या कह देते हैं? अनुपात भी कह देते हैं। बात को ध्यान से समझना, भाग को ही अनुपात कहते हैं। जैसे 3:5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3/5। इसका मतलब भी क्या है? अनुपात का मतलब भी भाग ही होता है, और भिन्न का मतलब भी क्या होता है? भाग होता है। जैसे कोई संख्या 2/5 ऐसे लिखी है, तो इसका मतलब है कि 2 में 5 का भाग है, 2 में 5 का भाग है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझना, जो भाग होता है वो कठिन क्यों होता है? आप बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को भाग करने में क्यों आती है? क्योंकि आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि सबसे पहले हम कैसे बोलते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीज होती हैं कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसका मतलब है कि भाग करने से पहले हमें इन 3 चीजों को आना चाहिए, तभी हम भाग को सीख सकते हैं। भाग करना क्यों कठिन होता है, क्यों डिवाइड करने में बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी होती है? क्योंकि भाग करने से पहले आपको जोड़ भी आना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए और गुणा करनी भी आनी चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं आता है तो आप भाग को नहीं कर पाओगे। तो भाग आने से पहले ये 3 चीजें आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? अब चौथा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, गणित में बच्चे को समस्या क्यों होती है, गणित में बच्चे को डर क्यों लगता है? आज मैं गणित के डर का कारण आपको बता देता हूं। देखो, गणित में डर का कारण सबसे बड़ा क्या है और गणित में बच्चा क्यों रुचि नहीं बना पाता, इसका एक कारण है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। कैसी होती है? इसकी प्रकृति जो होती है अमूर्त प्रकृति होती है, यानी कि कहीं भी आप देख नहीं सकते हो। अमूर्त वो होता है जो आंखों से दिखाई ना दे। तो इसकी प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है। इसीलिए बच्चे को क्या होता है, गणित को सीखने में समस्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे आपको सेब के बारे में पढ़ना है, तो सेब तो आप गए और एक पेड़ पर दिखा दिया, बेटा ये सेब है, सेब के बारे में आप जानकारी ले लोगे। आपको भैंस के बारे में जानना है, आपको भैंस दिखा दी कि भाई ये भैंस है, इसके बारे में अब बच्चा सोच लेगा 2 सींग है, 4 पैर है। लेकिन आप ये बताओ, a+b² ये किस पेड़ पर लगा है, इसको कहां दिखा दोगे? इसको कहीं नहीं दिखा पाओगे। तो इसमें क्या होता है, ये अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड होता है। इसीलिए बच्चे को इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बताओ भाई किस पेड़ पर लगा है, बता दो किस पेड़ पे लगा? भाई 10 किस पेड़ पे लगा? किसी पेड़ पे नहीं। तो इसको क्या है, इसमें चीजें मूर्त नहीं है, इसीलिए हमें इसे करने में समस्या होती है। क्या होती है? समस्या होती है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। बात को ध्यान से समझना।
भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? आपसे पूछा है कि भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कौन सी स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है? बताओ जी। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। क्या यह बात सही है? देखो, भिन्न का गणितीय चिन्ह जो है वो विभाजन का मतलब भाग वाली समस्या को निरूपित का मतलब है दिखाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह को भाग को निरूपित करता। मैंने बताया भिन्न का मतलब क्या है? भाग होता है। बिल्कुल सही है। विभाजन का मतलब भी तो भाग ही है। बिल्कुल सही। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह जो नोटेशन होता है एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। मैंने क्या बताया? अनुपात का मतलब भी भाग ही होता है। इसका मतलब यह भी सही है, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो एक से बड़ा हो। क्या एक से बड़ा हो उसको ही दिखाता है भिन्न? नहीं। जैसे 2/5 है, इसका मतलब क्या है कि ये एक से छोटा भी हो सकता है, तो एक से बड़ा हो इसको ही दिखाएगा? नहीं, एक से छोटा भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2/5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.4, और 0.4 का मतलब है कि ये एक से छोटा है। एक से जरूरी नहीं है एक से बड़ा ही हो, एक से छोटा भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया जी। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? गणित की कक्षा में मुक्त श्रेय वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई बताओ। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम गणित की कक्षा में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या कारण है उसका? बताओ। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। ये प्रश्न विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, या इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते, या इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। जल्दी बताओगे क्या कारण है? बताओ सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, चिंतन करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात? चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ भाई, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राओं को जोड़ने में सक्षम है। देखो, एक सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको 4 कैंडी दी इस तरह से। कैंडी मतलब टॉफी, वो बल्ले वाली टॉफी आती है ना, छोटी सी, आपने देखी होंगी। इस तरह से कैंडी खाते हैं। तो 4 कैंडी दी उसे, ठीक है, और 3 कैंडी दी, तो वो जोड़ने में सक्षम है। मतलब इन्हें जोड़ देता है कि ये 7 कैंडी होंगी, ठीक है। लेकिन जब वर्कशीट पर, जब उसे पेपर पर ऐसे लिख दिया कि बेटा बता 4 + 5 कितना होगा, तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होता है। मतलब वो नहीं कर पाता। ऐसे दी टॉफी, जोड़ लेगा, ऐसे लिख के दिया, नहीं जोड़ पाएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका क्या कारण होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। बताओ। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। मैंने बताया बच्चे को कमजोर होते हैं, लापरवाह होते हैं, शरारती होते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, गणित नहीं सीख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं कहना है, ठीक है। बच्चा अपना ही है, ये समझो। नहीं, शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं रखते? शिक्षार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। हां, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, यह बात पूरी तरह से सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखो, कैंडी जो थी ये मूर्त थी, उसे आंखों से दिख रही थी। 1 कैंडी, 2 कैंडी, 3 कैंडी, लेकिन 4 और 5 किस पेड़ पर लगे दिखेंगे? तो गणित की प्रकृति जो है वो अमूर्त है, इसीलिए उसे इन्हें जोड़ने में क्या होती है?
कठिनाई होती है। इसीलिए बच्चे को गणित सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बेहतरीन जी। अब देखो, अब मेरी बात को अच्छे से समझना, क्या कहता है। यह कह रहा सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थी की विशेषता और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने, उनका समूह बनाने में सहायता करता है। ऐसा क्वेश्चन ये किसका है? ये जीन पियाजे का क्वेश्चन है। जीन पियाजे का क्वेश्चन उठा करके वो मैथ पेडागोजी में यूज कर देता है और ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछा जाता है। बताओ जी, ये क्रमबद्धता होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्रमबद्धता वो होती है जहां संख्याओं को हम लंबाई के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखें। यानी कि जो हम क्रम में लगाते हैं, या तो हम बढ़ते क्रम में लगाएं, बढ़ते या घटते क्रम में लगाएं। क्रम में लगाना यह कहलाता है क्रमबद्धता। यानी कि कोई भी वस्तु है उसको या तो हम बढ़ते क्रम में लगा दे या उसको घटते क्रम में लगा दें, यह कहलाता है क्रमबद्धता। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया संरक्षण जो होता है वो मूलतः आकृतियों में होता है। और संरक्षण आज ही मैंने बताया था, जैसे बच्चे के सामने एक ये फिगर है ए और उसे 4 कंचे दे दिए जाएं, एक ये बी फिगर है और उसे ऐसे 4 कंचे दे दिए जाए और बच्चे से पूछा जाए कि बेटा बता किसमें कंचे अधिक हैं, वो कह दे कि दोनों में बराबर कंचे हैं। इसका मतलब वो समझ गया है कि अगर किसी भी आकृति की हम शेप में परिवर्तन कर दे, भाई हमने क्या किया, इन्हें फैला फैला कर रख दिया है, शेप में परिवर्तन कर दिया है, मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शेप में परिवर्तन की कोई बात नहीं है, इसलिए संरक्षण नहीं होगा। अपघटन का मतलब तो टूटना ये है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वर्गीकरण का मतलब होता है गुणों के आधार पर छांटना। मैंने कई बार बताया है कि गुणों के आधार पर छांटना या अलग करना या पहचानना, छांटना या अलग करना या पहचानना, ये ही क्या कहलाता है, ये ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो गुणों के आधार पर वस्तु को छांटना या छांटने को अलग करना कहते हैं, या पहचानना, वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वो ऐसे लिख देता 105। तो ये क्या इंगित करता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत ही शानदार। वह शरारती है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और सहायता की आवश्यकता है, वह गणित सीखने में अयोग्य है, विद्यार्थी सीखने में कमजोर है। मैंने क्या बताया आपको, कभी यह नहीं कहना है विद्यार्थी कमजोर है, विद्यार्थी अयोग्य है, वो शरारती है। क्या है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो क्या कहता है, चौथी कक्षा के बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है, तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? देखो 4th क्लास का बच्चा है, आपको उसे एरिया के बारे में बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो आपको क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है। क्या है, गिनतारा। भाई गिनतारा में क्या होता है, अंक गणित होता है, सूत्र आधारित विधि। अरे सूत्र नहीं पढ़ाने बच्चे को अभी 4th क्लास के को, सन्निकट और अनुमान, अनुमान नहीं लगवाना है। अनुमान थोड़ी लंबाई चौड़ाई की समझ को बढ़ा देगा। उसे क्या करना है,
टेसेलेशन, टाइलिंग, जैसे आपके घर में टाइल लगी है, ये ऐसे टाइल होती है, तो टाइल में कह दो बेटा ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये जो टाइल का एरिया है ये ही क्षेत्रफल है। आप अपने घर की टाइल को देखो और टाइल जो होगी उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। देखो इस तरह से टाइल होती है, तो टाइल के द्वारा हम क्षेत्रफल को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे ये टाइल है तो ये जो बीच का भाग होता है ये ही क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है, ये ही क्या होता है, एरिया होता है। क्लियर हुई बात? तो टाइलिंग अच्छी विधि है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, बात को अच्छे से समझना, अब मेरी बात को बहुत ही प्यार से समझना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को किस ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना है, गणितीय तर्क विचार है, सही उत्तर के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वेरी गुड भाई, जल्दी से बताओगे, बहुत ही शानदार। देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें कभी भी ना तो बच्चे को स्मरण कराना है, ना रटाना है, ठीक है, ना याद कराना है, ना कंठस्थीकरण कराना है, ठीक है। जहां ये शब्द आ जाएं इनको तुरंत काट देना है। ना हमें रटाना है, ना याद कराना है, ना कंठस्थीकरण कराना है, ना स्मरण कराना है, क्योंकि ये जो हैं बच्चे के रटने की क्षमता को बढ़ावा देती हैं, समझने की क्षमता को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसीलिए ये कह रहा संस्मरण, तो हमें क्या मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ए तो नहीं हो सकता। अब जिसमें ए है वो भी कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब एक बात बताओ, गणित जो है वो तर्क पर आधारित विषय होता है, ये बात पूरी तरह से सही है। बी तो है, अब बी तो है, क्या हमें सही उत्तर के लिए एकमात्र अधिकारी बनना है? नहीं, एकमात्र अधिकारी नहीं बनना है। जहां भी एकमात्र की बात हो, देखो जहां भी एकमात्र की बात हो, ये शब्द जो है ये बच्चे पर लिमिटेशन लगाता है। जहां भी एकमात्र की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। इसका मतलब ये भी कट गया, तो केवल बी होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? अब ये तो सीडीपी की क्लास में मैंने बार बार आपको कराया हुआ है कि रचनात्मक आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त का मतलब है कि सबसे बेकार ऑप्शन क्या है। विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो बच्चे को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। मैंने कहा बच्चे को कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें देनी है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा यह कहती है कि हमें बच्चे को जोड़ करके पढ़ाना है, ना कि बच्चे को श्रेणीबद्ध करना है। तो बच्चे को कभी भी समूह में अलग करना, श्रेणीबद्ध करना, अंक देना, ऐसा कभी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा है सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये तो मैंने कई बार आपको बताया है, निम्न में एक जिसकी निश्चित लंबाई होती है, बताओ भाई किसकी लंबाई निश्चित होती है? एक रेखाखंड की, एक किरण की, एक समतल की, एक रेखा की। बताओ, देखो रेखा वो होती है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। आपसे पूछेगा जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेखा। तो रेखा वो होती है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, इसलिए ये कट जाएगा। मैंने क्लास में कराया हुआ है ये क्वेश्चन। जिसका एक अंत्य बिंदु हो, जिसका
एक अंत्य बिंदु हो, जिसका एक अंत्य बिंदु होता है, वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। जबकि एक रेखाखंड वो होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा?